Am I audible to you guys? Yes, sir. सर ओके ठीक है। आई गेस लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिटीजनशिप एक्ट से कुछ पार्ट कवर किया हुआ है। तो बस इतना बताओ कि इनमें से क्या क्या कवर किया है, सो दैट आई वुड बी इन अ बेटर स्टेप टू नो। बाय बर्थ मतलब बाय डिसेंट, जो सॉली, जो सेंग्विन, इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो एक्विजिशन वाला पार्ट है, और रजिस्ट्रेशन। क्या इनमें से इतने ही हो चुके थे अपने? हाँ। ठीक है। नेचुरलाइजेशन नहीं बताया था ना मैंने? सर नहीं सिर्फ सर। रजिस्ट्रेशन तक किया। ओके ठीक है। तो मेरे को ये बता सकते हो, अगर कोई इन किसी को रजिस्टर करना है अंडर सिटीजनशिप एक्ट बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन? आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। हम्म, मेरा आवाज बराबर है क्या अभी गाइस? हाँ सर, अभी है। ठीक है। मेरे को ये बताओ, बाय द मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको किसी को रजिस्ट्रेशन के मदद से आपको करना है, ठीक है, तो उसको कौन कर सकता है? पहले तो ये बताओ, रजिस्ट्रेशन के मीन से इंडियन सिटीजन कौन बन सकता है? हाँ इकरा। Anyone who is from the Indian origin. कि उसके लिए एक वर्ड यूज किया है हमने, याद है इकरा आपको? नहीं. ओके मधुरा, आपको वर्ड याद है? Foreign citizen. पर्सन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन गुड। ओरिजिन है। ओके, कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन गाइस? हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? रेज योर हैंड इफ यू नो। या मधुरा? Basically, those people who were from British India and who had moved on to the European countries, and उनको हम लोग या फिर not just European but any other, जो भी जैसे अखंड भारत हम लोग बोलते, तो उस कंट्रीज के जो भी लोग थे and they are not in India right now and moved to another countries, that can be called as person of Indian origin. ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का शॉर्ट फॉर्म है, मैं समझाऊँ ना, तो कोई भी ऐसा इंडियन का डिसेंडेंट जो पहले इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में रहा होगा। लाइक मान लो कोई था जो अनडिवाइडेड इंडिया के अफगानिस्तान में रहा होगा, पाकिस्तान वाले पार्ट में रहा होगा, और हुआ कैसा कि जब ब्रिटिश इंडिया बना तो पाकिस्तान बन गया। लेकिन अब वो बंदा ना, उसके फादर वादर वही टाइम पे बाहर चले गए थे, तो वो वहां पे बॉर्न हुआ, तो वो सिटीजन हो गया फॉरेन स्टेट का। लेकिन उसका अनडिवाइडेड इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के इंडिया से रिलेशन है ना, वो, या फिर गोवा जैसी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं थी जब इंडिया बना, लेकिन पुर्तगाली सब चले गए, तो वहां के लोग जब इंडियन बन गए तो उनको भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलोगे, मतलब उनके कोई रिलेटिव्स कुछ वैसे वहां रहे होंगे, तो ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ही मिलता है। अब उनको कैसे मिलेगा? अप्लाई करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो करने से पहले 7 साल ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के इंडिया में रहना पड़ता है। या तो आप जॉब कर रहे हो, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो शादी भी किया है तो भी आपको 7 साल रहना पड़ेगा। यहाँ तक सब ठीक है? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है। नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस, राइट? ब्लैक स्क्रीन। Yes. ओके ठीक है। अब हम जो आगे का कर रहे हैं, ये फोर्थ प्रोसेस मैंने अभी आप लोगों को कहाँ तक का बताया था? इफ आई कैन रिकलेक्ट, हमने बाय रजिस्ट्रेशन तक का देखा था, बाय बर्थ देखा, बाय एक्विजिशन देखा, बाय रजिस्ट्रेशन देखा, और बाय डिसेंड वो भी देखा हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ वन। एक और तरीका है जिससे इंसान अपने आप को इंडिया में एज अ सिटीजन रजिस्टर कर सकता है। इस प्रोसेस, ये भी सिटीजनशिप एक्ट में ही है, इसको बोला जाता है नेचुरलाइजेशन, द मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन। अभी इससे पहले कैसा था जो आप लोगों ने देखा, यानी कि बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन। रजिस्ट्रेशन वाला में कौन रजिस्टर कर पा रहा था? सिर्फ वही बंदा जो पीआईओ है,
लेकिन मान लो कोई ऐसा बंदा जो फॉरेनर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ही नहीं, उसके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप टोटल फॉरेनर बोलोगे, मतलब इसका कोई भी इंडिया से कभी कैसा कोई कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन आउट ऑफ वे इनको इंडिया पसंद आने लगा। अब इनको इंडिया पसंद आने लगा तो ये इंडिया का सिटीजनशिप चाहते हैं, तो इनके लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी। अब व्हाट इज हिज कंडीशंस टू ज्वाइन इंडिया, लेट अस सी दैट। अब इनको अगर इंडिया के लिए ज्वाइन करना है तो इनके लिए पहली चीज तो ये रहेगी कि देखो, आपकी पहली जो सिटीजनशिप है वो आपको रिनाउंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो द फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज you should renounce your old citizenship. You should renounce your old citizenship. तुम्हारी जो पहले की सिटीजनशिप है वो तुमको रिनाउंस करनी पड़ेगी कि आज से मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। अमेरिका के हो तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 9 है ना भाई साहब। आर्टिकल 9 बोलता है कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड। हमने कल देखा हुआ था, व्हेन वी वर सीइंग बाय बर्थ रजिस्ट्रेशन से पहले तो हमने आर्टिकल्स देखे थे, और आर्टिकल्स में हमको सीधा सीधा बोला था कि आर्टिकल 9 बोलता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है कि आप दूसरे स्टेट की भी सिटीजनशिप लेके रखो और यहाँ की भी, वो सब नहीं चलेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप उस देश से भागे हुए नहीं होने चाहिए, आप माले माल नहीं होने चाहिए। समझ गए? यू शुड नॉट बी अ fugitive. You should not be a fugitive. एक कंट्री से भगोड़े नहीं होने हुए चाहिए। ठीक है, कुछ वहां पे नुकसान करके लोगों का पैसा लेके लोन पे फिर भाग गए होगे, लोन नहीं चुका रहे हो, वो सब नहीं अलाउ। अगर ये कर रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तीसरा, हमारे देश में सब शरीफ लोग बने रहते हैं ना, तो किसी को भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यू शुड बी ऑफ अ गुड मॉरल कैरेक्टर। अब ये बहुत अजीब चीज है। I don't know how can you say कि someone is of good moral character, but condition है तो है, you should be of good moral character। ये बहुत डिबेटेबल है, व्हाट इज गुड मॉरल कैरेक्टर मेरे को नहीं पता, आप जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे उनके। ठीक है, साथ ही साथ आप इंडिया के सिटीजन बन रहे हो भाई, तो आपको संविधान की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना। आपको संविधान की कसम खानी पड़ेगी कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। यू हैव टू बेयर यू हैव टू बेयर allegiance to the Constitution of India। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। प्लस आप इंडियन सिटीजनशिप बनने आए हो भाई, एक बात बताओ, अगर आप इंडियन सिटीजन बनने आए हो तो आपको इंडिया की भाषा की तो नॉलेज होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप आके इधर पे स्पेनिश वैनिश बोलोगे। नॉट भाई, हमारे रिक्शे वाले को स्पेनिश बोलोगे तो नहीं समझेगा। तो यू हैव टू नो एटलीस्ट वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखे गए कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कोर्ट्स वगैरह में यूज होने वाले लैंग्वेज। तो इस 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए, मतलब चलती फिरती बात करने आनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज, क्योंकि तुम इंडिया के सिटीजन बन रहे हो तो 22 में से किसी एक भाषा में तो कम्युनिकेट करने आना चाहिए ना। तो एक तो चीज ये, यू हैव टू हैव वर्किंग नॉलेज। चलती फिरती भाषा मतलब ठीक ठाक बोल लेते हो ऐसा। यू हैव टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। इतनी सारी लैंग्वेजेस में कोई भी ठीक ठाक आनी चाहिए एक। ठीक है, और ऐसे तो नहीं दे देंगे। आप उस कंट्री में से होने चाहिए हो जिस कंट्री में से, मतलब मान लो आप अमेरिका से हो
आप अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया में आ रहे हो इंडिया की सिटीजनशिप लेने, तो अमेरिका भी इंडियंस को अलाउ करना चाहिए कि इंडियंस भी अपनी सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर कोई कंट्री है जो अपने, मान लो देर इज कंट्री वन एंड देर इज कंट्री टू, अगर कंट्री वन को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं तो कंट्री टू वन भी हमको से हमारे लोगों को सिटीजनशिप देने चाहिए ना। अगर कंट्री वन हमारा कोई सिटीजन वहां पे जाके सिटीजनशिप ले रहा है और हमारी छोड़ रहा है, तो हम भी ऐसा करेंगे। बेसिकली इंडियंस को भी, अपनी इंडियन चाहे तो सिटीजनशिप छोड़ सकता है अपनी, लेकिन उस बंदे को जो कंट्री लेने दे रही है वो उसको भी अलाउ करना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड, कोई अमेरिका का बंदा है तो इंडिया का, अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम अमेरिकन को सिटीजनशिप देंगे जब अगर वो अपनी छोड़ के आएंगे, तो इंडिया का भी बंदा अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका में जा रहा है तो ऐसा अलाउड होना चाहिए ना, कि दोनों कंट्री अलाउ करनी चाहिए कि भाई हाँ इन लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ के आ सकते हैं। बेसिकली इट मीन्स यू मस्ट बिलोंग, अगर तुम्हारी कंट्री में हमारे इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं मिल रही है तो हम भी तुमको नहीं देंगे। इट इज सिंपल, यू मस्ट बिलोंग टू दैट कंट्री allows Indians सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अगर हम आपके फॉरेनर्स को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दे रहे हैं, अगर आप हमारे वालों को दे रहे हो तो ही हम आपके कंट्री के सिटीजन को इंडियन सिटीजन बनने का मौका देंगे। दिस इज म्यूचुअल, ये म्यूचुअल है। कोई कंट्री अगर हमारे इंडियंस को ऑप्शन नहीं दे रही कि आप उधर का सिटीजन बन पाओगे तो हम भी नहीं देंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये सब करने से पहले आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा भाई साहब, आपको ये मिलने से पहले 14 ईयर्स में से टोटल कितना है, 14 ईयर्स। ये देखो, मान लो कि आज क्या डेट है, टुडे इज 22 ऑफ दिसंबर। आप कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो बता रहा हूँ मैं। 22 ऑफ दिसंबर 2025 से लेके एक साल निकालो, 22 ऑफ दिसंबर 2024, आप ये पीरियड जो एक साल है ना, ये 1 ईयर इंडिया में कंटिन्यू रहे हो, मतलब बिना कोई गैप के, ठीक है। अगर आप इंडिया में एक साल कंटिन्यू रहे हो तब जाके आप फॉर्म भर पाओगे ये वाले डेट पे, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। अब उससे भी आइए, तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए टर्म्स है कि एक साल तक आप इंडिया में रहे हो कंटिन्यूअस, तब आप फॉर्म भर सकते हो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन से। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अब ये 22 दिसंबर वाली जो डेट है ना, वहां से टोटल आप इंडिया 14 ईयर्स रहे हो, 14 में से, सॉरी, 14 में से 11 ईयर्स, ठीक है। इफ यू आर सेइंग, वेट, लेट मी जस्ट रीफ्रेज इट, ये 12 रखते हैं, 12 साल में से 12, 13, 14, 11 इन 14 ईयर्स, 7 इन 14 ईयर्स, 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स इंडिया में एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहे हो। अब दोनों में फर्क क्या है सर, ये देखो इसमें क्या फर्क है। आपको दो कंडीशन मेट करनी है अगर नेचुरलाइजेशन से चाहिए। पहले तो आपको जो डेट पे आप फॉर्म भर रहे हो वहां से एक साल तक ये पूरे प्रोसेस में आप कंटिन्यू इंडिया रहे हो बिना छोड़े इंडिया को, तब तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो एक साल का पहले का डेट निकलेगा, मतलब 22 दिसंबर 2020 से पहले के 14 साल भी आप इंडिया में रहे हो लेकिन एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब आप कंटिन्यू नहीं रहे हो, आप गैप गैप करके रहे हो, लेकिन वो कितना, 14 साल में से कम 11 साल। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हो, मतलब टोटल कितना साल आपको रहना है, 11 इधर का, 11/14 प्लस यहाँ का एक साल, ठीक है, 1/1 रख लो इसको, तो टोटल आपको 12 साल दिखाना है 15 साल में से। जिस 12 में से एक साल आपको कंटिन्यू दिखाना है कि एक साल आप कंटिन्यू रहे हो, और बाकी 11 साल एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब गैप के साथ, तब जाके आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलेगी। देखा, हार्ड है ना बहुत, लेकिन सर मतलब दोनों भी कंपलसरी है राइट? मतलब 12 यस, होना ही चाहिए। करेक्ट, 12 होना ही चाहिए। 12 में दो टर्म्स क्या है, कि जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसके एक साल पहले वाला कंटिन्यूअस है, कि 22 दिसंबर आज आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से 22 दिसंबर 2024 तक इंडिया में कंटिन्यू रहे हो।
लेकिन ये 22 दिसंबर 2024 से पहले के 14 साल, उसमें 11 साल आप रहे हो एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब आप इंडिया से बाहर गए आए वो भी चलेगा, उसमें 11 ईयर्स दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा देखो, नेचुरल नॉर्मली इट इज मैंडेटरी टू डू दिस ऑल, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ये सब चीजों को लीन आउट कर सकती है और आपको डायरेक्टली भी दे सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने सब फॉलो किया तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दे। इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव यू दिस सिटीजनशिप और नॉट। क्या ये सबको क्लियर है? स्पेसिफिकली लास्ट वाला, रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर गाइस। नेचुरलाइजेशन का सबको क्लियर है? चला का? Yes, sir. इकरा, Yes, sir. मधुरा, यस सर, क्लियर है। सो व्हाट, मुझे बस एक बार रिपीट करना था व्हाट आई अंडरस्टूड, कैन आई? बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मतलब टोटल टेन्योर अगर हम लोग देखें क्राइटेरिया वाइज तो 15 इयर्स है, इंक्लूडिंग फॉर्म फिलिंग का एलिजिबिलिटी। तो करेक्ट 15 इयर्स में से 12 इयर्स द पर्सन शुड बी इन द कंट्री विदाउट एनी गैप। करेक्ट, विदाउट नहीं। देखो 15 वाला जो टेन्योर है उसमें से 1 साल तो कंटिन्यू रहना है विदाउट एनी गैप, और बाकी बचा हुआ 11 साल जो है 14 साल में से गैप के साथ हो सकता है। मतलब 14 साल दिया तुमको, उसमें से 11 साल दिखा दो, अब वो कंटिन्यू रहे या विदाउट कंटिन्यू, ऐसा। ठीक है? अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, कंटिन्यू वाला सिर्फ 1 साल है। अगर उसको हाँ, ऐसा याद रखना है ना आपको, तो मेरे टीचर जैसे बोलते थे, याद रखो 11/14 +1 +1। 11/14 मतलब ये गैप वाला, 14 हाँ, में से 11 साल, और 1/1 इज कंटिन्यू वाला। समझ में आया? यस, गॉट इट। दिस इज दिस। अब जरूरी नहीं कि आप ये सब फॉलो ही करो, तो पहली बात तो फॉलो कर लिया, नाइस, लेकिन फॉलो करने के बाद भी मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी ही देगी। ठीक है? अब कभी चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब माफ करके भी दे देगी कि जाओ तुम रहो बिंदास। तो ये नेचुरलाइजेशन का तरीका है। मेरे को ये बताओ, रजिस्ट्रेशन में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और नेचुरलाइजेशन में कौन, फॉरेनर या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? Foreigners. राइट, फॉरेनर्स मतलब जिनका इंडिया से कोई ताल्लुकात ही नहीं था, वो याद रखना। अब आप लोग को ये पूछा जाता है कभी कभी कि सिटीजनशिप एक्ट में कौन से ऑप्शंस है जिसके थ्रू किसी बंदे को सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आप लोग एक वर्ड याद रखोगे, सिटीजनशिप देता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। इंडिया इज अ ब्रांड, और उस बेस पे देता है। ब्रांड मतलब बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, एंड बाय डिसेंट। ये सिटीजनशिप एक्ट का तरीका है सिटीजनशिप देने का। क्या ये आप लोगों को याद है? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? कभी पूछा तो सिटीजनशिप एक्ट कौन से बेसिस पे देता है, ये याद रहना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. तो अभी आप लोग को याद है, हमने जब पहले पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि बिफोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप ओनली प्रायर टू अनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। कैसे डील करता है? आर्टिकल से। कौन से आर्टिकल से? देयर वाज आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 10 एंड 11। लेकिन आफ्टर आफ्टर दिस डेट कौन डील करता है सिटीजनशिप से? तो हमने ये देखा था, पार्लियामेंट को पावर दिया था आर्टिकल 11 के अंदर कि पार्लियामेंट डील कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट को उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जिसका नाम दिया पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और उसको बहुत बार अमेंड करते जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इन चीज़ों को याद रखो, अभी ब्रांड,
ब्रांड के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अब सिर्फ ये नहीं है कि सिटीजनशिप दी जाती है, भाई सिटीजनशिप दी जा रही है तो लेने का भी तो तरीका होगा, सिर्फ देना थोड़ी होता है। तुम अगर मान लो कि इंडिया के लॉज फॉलो नहीं कर रहे हो, हमने तुमको सिटीजनशिप दी, तुम इधर आके गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने एक बाहर के देश की भी सिटीजनशिप लेके रखी हुई है, तब क्या फायदा? तब तुमको दे के थोड़ी कुछ मतलब है ना। तो उसके लिए भी सिटीजनशिप को अम, लेने के भी तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो देर इज थ्री वे ऑफ, एक मिनट, देर इज थ्री वे ऑफ एक्वायर सॉरी लूजिंग अ सिटीजनशिप ऑल्सो। अगर तरीके हैं एक्वायर करने के तो लूज करने के भी तरीके होंगे, लेट अस सी दैट ऑल्सो। सेम चीज सिटीजनशिप एक्ट में लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये भी चीज लिखी हुई है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में थ्री वेज है ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप ऑल्सो। देयर इज थ्री वेज इन विच यू कैन लूज योर सिटीजनशिप। लूज योर सिटीजनशिप मतलब खो दोगे भाई, सीधी बात है। And now how you can lose your citizenship, let us understand that। तीन तरीके हैं, तीनों देखते हैं। बाय वे ऑफ रेनंसिएशन, मैंने बोला था ना, अगर आप चाहो तो आप अपनी सिटीजनशिप रेनंसिएट कर सकते हो कि आज से मैं इंडियन सिटीजन नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब दूसरी कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप लेने जा रहे हो तो पहले अपनी रिनंस करनी पड़ती है ना, कि आज से मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ। तो वो तो रिनंसिएशन है। अब रिनंसिएशन इज अ वॉलेंटरी एक्ट, तुम खुद से रिनंसिएट कर रहे हो कि भाई मेरे को नहीं रहना है। ठीक है, ये गिव अप करना होता है, मतलब यू आर गिविंग अप योर सिटीजनशिप। नहीं कि मेरे को नहीं रहना है, आई एम गिविंग अप माई सिटीजनशिप, ये एक वॉलेंटरी एक्ट है। मतलब खुद से करने वाला कि भाई मेरे को तो नहीं करना है, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को दूसरे देश में जाके रहना है, मेरे को रहना है पाकिस्तान में, मैं वहां जाके रहूंगा। तो वॉलेंटरी एक्ट, दिस इज द थिंग। वॉलेंटरी एक्ट खुद से करने वाली चीज गिव अप। अब इसमें स्पेशलाइजेशन ये है कि अगर आप रिनंशिएट कर रहे हो तो आपके बेटे बेटे को भी रिनंशिएट करना पड़ेगा, जो भी आप पे डिपेंडेंट है उन सबको। दूसरा, ये फर्स्ट वे हो गया। नाउ देर इज सेकेंड थिंग। दूसरा तरीका क्या है सर जिससे कर सकते हो? एक तरीका है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन इज नॉट अ वॉलेंटरी एक्ट। जो टर्मिनेशन है ये खुद से नहीं किया जाता, इट इज नॉट अ वॉलेंटरी एक्ट। ये बेसिकली ऐसा है, तुमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है और इंडिया में रिनंस किया नहीं, तुमने छुपा के रखा। ठीक है, तो तुम्हारी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। तुम्हारी सिटी तुमने वॉलेंटरीली एक्वायर की दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप, अब तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। वो वेल, ऑटोमेटिकली लूज और सिटीजनशिप। ये तुम खुद से यहाँ पे नहीं कर रहे हो बट तुम जता रहे हो। अगर मैं इसको वॉलेंट्री में रखना चाहूँ ना, तो ये कब वॉलेंट्री होगा, जब तुमने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर किया है। इसको वॉलेंट्री में रखो तो ये लिखना, वॉलेंट्रीली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। अगर तुम दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ये बाय लॉ है, ठीक है, लॉस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नाउ ये लॉ करता है, लॉ के थ्रू है ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का भी कंपलसरी टर्मिनेशन ही है। अगर मान लो कि जब आप इसमें क्या, ये कब होता है, आप डेप्रिसिएशन के केस में भी होता है टर्मिनेशन ही, कंपलसरी टर्मिनेशन बोल सकते हो उसको। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपलसरी टर्मिनेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मान लो जब तुम इंडिया के सिटीजन नहीं थे, तुम रजिस्टर करने आए खुद को नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के तरीके से, लेकिन जब तुमने उधर तुमको क्वेश्चन पूछा गया क्या कि तुम देश से भाग के आए हो, कुछ गलत काम करके आए हो, तो तुमने झूठ बोला, अपने डॉक्यूमेंट देते टाइम तुमने झूठ बोला, तो और कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि यार इसने तो सिटीजनशिप अप्लाई करते टाइम हमसे झूठ बोला था, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमको निकाल देगी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे यू हैव टू रिमेम्बर कि डिप्राइव भी हो सकता
Is it clear to everyone? Madhura, Shalaka, Ikra? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. okay. Copy कर लो. सर, तो ये थर्ड पॉइंट में कंपलसरी टर्मिनेशन में अगर हम्म एक बार हम लोग ने टर्मिनेट कर दिया कंपलसरीली, तो हम्म वापस से अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, करेक्ट सिटीजनशिप के लिए। करेक्ट इकरा, नहीं कर सकते क्योंकि तुमने डिसेप्टिव वे से लिया ना सिटीजनशिप, इसलिए. ठीक है. ओके। आगे का. तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से तीन तरीके, या सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है कोई तीन तरीके जिससे लूज कर सकते हो सिटीजनशिप, तो हाँ, दैट इज रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन. ये याद रखो. अब एक बहुत कंटेंशियस टॉपिक जो लोगों को लगता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, बट एक्चुअली वो सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है. लेट अस टॉक अबाउट देम आल्सो, फिर खत्म हो जाएगा अपना सिटीजनशिप. देखो, नाउ देयर इज अ टर्म जो बहुत फेमस है, जिसको आप लोग एनआरआई बोलते हो. एनआरआई. एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन. द थिंग इज, पीपल फील कि एनआरआई कोई इंडियन नहीं है. भाई साहब, ऐसा नहीं है. ही इज अ इंडियन सिटीजन. ये सिर्फ एक स्टेटस है, ये टैक्स स्टेटस है. ये इंडियन सिटीजन है, बस ये इंडिया में रहता नहीं है, नॉन रेसिडेंट है वो. ये इंडियन सिटीजन है. इसके वर्ल्ड में नॉन रेसिडेंट इंडियन लिखा हुआ है करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनआरआई बाहर वाला बंदा है. ये इंडियन है, एक्चुअली ये इंडियन सिटीजन है. ठीक है. अगर ये इंडियन सिटीजन है, तो ये क्या है मालूम है, ये एनआरआई जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली टैक्स लॉ का वर्ड है. ये टैक्सेशन के लिए यूज होता है. बट लोगों को ये गलत फहमी है ना, ये टैक्स स्टेटस के लिए यूज होता है. लोगों को ये लगता है कि ये सिटीजनशिप स्टेटस है. नो, इट हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप. एनआरआई जो वर्ड है, इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना है ही नहीं गाइस. ये सिटीजनशिप से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ टैक्स स्टेटस है. बेसिकली क्या होता है, देखो, मान लो तुम्हारा एक दुबई में घर है, अपार्टमेंट है, और तुमको वहां से रेंट आता है. ठीक है. और तुम्हारा एक इंडिया में घर है, तुमको इंडिया के घर से भी रेंट आता है. तो तुम्हारा टैक्स कहाँ पे कटना चाहिए, दुबई में या इंडिया में? तुमको तो दोनों घर से आ रहा है ना. द थिंग इज, तुम्हारा जो इंडिया का टैक्स है सिर्फ उस पे चार्ज होगा, दुबई का टैक्स दुबई में चार्ज होगा. ये टैक्स जो है, ये इंडिया के इसमें इधर पे टैक्स होगा, दुबई का टैक्स दुबई में चार्ज होगा. अब लोग एनआरआई वगैरह स्टेटस क्यों लेते हैं? अगर तुम दुबई वगैरह पे जाओगे ना, तो वहां पे टैक्स बहुत कम है, या तो है ही नहीं. बेसिकली जीरो टैक्स का सिस्टम है. इसके लिए लोग ये एनआरआई स्टेटस चाहते हैं कि मैं जो भी पैसा कमाऊं वहां से, वो पूरा उसके टैक्स में दिखाओ. तुम्हारे लॉयर को क्या करना पड़ता है ना, तुम्हारा जो सीए होगा ना, जब इनकम टैक्स फिल करने जाएगा ना, इंडिया का इनकम टैक्स फिल करने जाएगा और बताएगा कि देखो, हमारे सेठ इतना कमाते हैं, तो वो यहाँ पे अपने सीए के पूरे रिपोर्टिंग्स में डालेगा कि देखो, जो इंडिया से प्रॉफिट आ रहा है आप उस पे इनकम टैक्स चार्ज करो, लेकिन दुबई वाले प्रॉफिट पे आप इनकम टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि दुबई वाले पे उन्होंने पहले ही टैक्स दुबई में भर दिया है. अब वो जीरो टैक्स है वहां पे. इसके लिए लोग ज्यादातर प्रॉपर्टीज वगैरह वहां पे लेना चाहते हैं. आप कभी नोटिस करो, ये जो फिल्म स्टार्स है, आप लोग को बहुत वीडियोस देखने मिलती है ना कि फिल्म स्टार्स बार बार ऐसा जा रहे हैं, एयरपोर्ट में ही दिखते हैं आप लोगों को. तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अपना एनआरआई स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं. एनआरआई स्टेटस आप कब मेंटेन करोगे? जब आप मोर देन 182 डेज के लिए, अगर आप मोर देन 182 डेज के लिए आउट ऑफ इंडिया रहते हो, तब आपको एनआरआई स्टेटस मिलता है. ठीक है. और एक बार आपको एनआरआई स्टेटस मिल गया, तो आपको यहाँ के इस पे लॉ नहीं भरना है, टैक्स नहीं भरना है, वहां के इस पे भरना है. तो ये लोग टैक्सेशन के इससे भी बहुत चीजें करने के लिए, या टैक्सेशन से बचने के लिए, बार बार 182 डेज से ज्यादा दिखाने के लिए वहां पे जाते हैं. ठीक है. दिस इज द थिंग. तो एनआरआई जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन ही है, वो टैक्स लॉ से रिलेटेड करता है.
मेरे को एक बात बताओ, एनआरआई जो है वोट कर सकता है इंडिया के इलेक्शन में क्या? गाइस रेज योर हैंड्स। या मधुरा? Yes, they can do. राइट, वो एक इंडियन सिटीजन है तो वो करेगा। याद रखना, कोई डाउट है इसमें? शलाका, इकरा? यस सर। सर मतलब अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है तो बस उसका ही भरना है, राइट? नहीं होगा तो नहीं भरना है। राइट, करेक्ट। अगर मगर अगर इंडिया की दुबई में भी है तो उसका टैक्स इंडिया में नहीं भरना। नहीं, जब उसका सीए जब फाइलिंग करेगा तो उसमें दिखा देगा कि दुबई का दुबई में। अगर तुम दुबई से पैसा कमा रहे हो तो इनकम टैक्स इधर थोड़ी भरोगे, दुबई में भरोगे। राइट। हाँ। तो वैसा सीन है वो। ठीक है। बस ये याद रखना कि ही इज अ एनआरआई। ऐसा लोगों को लगता है कि सिटीजनशिप से, नो इट इज नॉट। वो इंडियन सिटीजन ही है, ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन है। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मतलब प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए देख द एनआरआई स्टेटस, राइट? नहीं नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है चला का। देखो, एक्टर्स जो हैं इंडिया में अगर कोई शूटिंग करेंगे तो यहाँ की चीज से प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। अभी जो मूवीज है यहाँ पे चलेगी तो उन लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, एनआरआई का स्टेटस मेंटेन करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स में रियायत हो। रियायत कैसे होगी? जब वो एनआरआई रहेंगे, एनआरआई रहने के लिए उनको मोर देन 182 डेज बाहर रहना पड़ेगा। अब सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं है, तुमने अगर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदा है तो तुमको इंडिया की प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हो रहा है, तो तुमको वो इंटरेस्ट वगैरह जो भी आ रहा है उसका भरना पड़ेगा इंडिया के इनकम टैक्स में। लेकिन अगर तुम दुबई में प्रॉपर्टी खरीदे हो और तुम वहां पे से पैसा कमा रहे हो तो तुमको इंडिया के इस पे नहीं करना है। ठीक है। उसी तरह एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, बाहर का एड लेते हैं और दिखाते हैं कि हमको प्रॉफिट वहां पे हुआ है, तो हम वहां के इस पे भर रहे हैं। ये बचाने का तरीका है इनकम टैक्स, समझ गया? यस सर। और वो आपने टैक्स लॉ के नीचे सिटीजनशिप क्रॉस किया, वो क्या पॉइंट था? मतलब सिटीजनशिप से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ टैक्स स्टेटस है। नॉन रेसिडेंट इंडियन ऑलरेडी एक इंडियन सिटीजन है। लोगों को लगता है कि एनआरआई एक सिटीजनशिप का स्टेटस है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हो गया चला का? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। नाउ एक और चीज है जिसको आप लोग कभी कभी देखते हो, ओसीआई करके। नाउ व्हाट इज ओसीआई? ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली लोगों को इसमें जो वर्ड दिखता है ना सिटीजन, तो इन लोग सोचते हैं अरे ये भी सिटीजन होगा। ये इंडियन सिटीजन नहीं है। ही इज नॉट अ इंडियन सिटीजन। जैसे एनआरआई का हमने देखा कि सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है, इसका भी सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है। इसका कुछ सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है। ओसीआई इज अ वीजा स्टेटस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक वीजा स्टेटस है। पहले कैसा होता था कि देखो, अब क्या है, तुम एनआरआई जो है या कोई भी है, मान लो कोई देर इज अ पर्सन जो इंडिया से लेने देना उसका कैसे कैसे है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली ये हो गया वही चीज, डिसेंडेंट है इंडिया के। अब तुम वर्ल्ड के कोई कोने में चले जाओ, आई एम टॉकिंग कि वर्ल्ड के कोई कोने में चले जाओ, तुम चले जाओ अमेरिका, तुम चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, तुम चले जाओ न्यूजीलैंड, कहीं भी चले जाओ, ये सब जगह पे तुमको ना ऐसे लोग दिखेंगे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मतलब उनका कुछ ना कुछ डिसेंडेंट या कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इंडिया से कैसा ना कैसा रिलेटेड होता है। यहाँ पे भी आपको इंडियंस मिलते हैं यहाँ। अब वो इंडियन नहीं है बेसिकली, वो इंडिया से रिलेटेड है, मैं उनको एक तरह से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान सकता हूँ। ठीक है। कि वो आज इंडिया में नहीं है लेकिन हो सकता है उनके मम्मी पापा इंडियन सिटीजन थे, ये लोग बाहर गए फॉरेनर बन गए, अब ये सब पीआईओ हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, पीआईओ हो गए, पीआईओ हो गए। यही सब लोगों को ना ये सॉफ्ट पावर बोला जाता है। अब ये लोग अमेरिका में सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, अमेरिका, वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे है ये लोग लॉयर हैं, कहीं कहीं पे पॉलिटिशियंस भी हैं। अब ये लोग क्या है बेसिकली, ये लोग एक कंट्री की सॉफ्ट पावर है। पूरे देश के लिए ये सॉफ्ट पावर है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है ना इंडिया से ये लोगों का, तो ये लोग इंडिया भी आते हैं,
क्यों आते हैं? इनके रिश्तेदारों के घर पे शादी हो जाती होगी, इनके घर पे कुछ मैरिज फंक्शन, कुछ भी एनी टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, तो ये लोग आते हैं और अपने साथ डॉलर्स भी लाते हैं, प्लस इंडिया का इंटरेस्ट की बात भी करते हैं वहाँ के पॉलिटिक्स में वगैरह। अब ये क्या होता था, इन लोगों को एक प्रॉब्लम होती थी, दे यूज्ड टू से कि देखो हम इंडिया के लिए इतना करते हैं, हम इंडिया की सॉफ्ट पावर है, हम इंडिया का डायस्पोरा है, हम इंडिया की बातें रखना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम इंडिया आते हैं ना सर, तो इंडिया में हमारे साथ आउटसाइडर्स जैसा व्यवहार होता है। क्या होता है आउटसाइडर्स जैसा व्यवहार? क्योंकि हम हमको वीजा लेना पड़ता है। अब वो वीजा ले तो लेते हैं हम, लेकिन वो वीजा लेते टाइम ना हमको पुलिस वाले बार बार परेशान करते हैं। हम इंडिया पहुंच गए वीजा लेके, पुलिस वाला बार बार आता है वेरिफिकेशन करने हर 14 दिन में, कि आके हमको बताते रहो, हमेशा पुलिस स्टेशन में आके बताओ कि कब जाओगे, कितने दिन रहोगे। तो देवर फीलिंग एज आउटसाइडर कि यार देखो हम इंडिया के डायस्पोरा के लोग हैं, हम भले ही आज इंडियन नहीं है लेकिन इंडिया की बातें हम वहाँ पे रखते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं तो इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ ये बाहरों जैसा व्यवहार क्यों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटस लाया जिसको बोला गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये सिटीजन नहीं है लेकिन वीजा स्टेटस है। इसमें क्या रियायत कर दी गई कि ठीक है, अब आप लोग अब इंडिया आओगे ना तो आपको बार बार पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये काम कर दिया गया। अब बोला गया आप लोग जब इंडिया में आओगे तो सिर्फ एक बार आपको इंडिया में जाके एक बार वीजा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग आने जाने की छूट है, मतलब बार बार वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको वीजा लेना है और आप बार बार बिना वीजा के आ सकते हो। दिस इज अ वीजा स्टेटस। इसको मैं बोल रहा हूँ वीजा स्टेटस, कि आपको ट्रैवल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार, जब आप पहली बार इंडिया आओगे आपको वो टाइम पे वीजा लेना है, फिर अनलिमिटेड टाइम इंडिया आ जा सकते हो। कुछ भी आपको कभी भी ऐसा रोक टोक कोई करेगा नहीं। इसलिए ओसीआई इज अ वीजा स्टेटस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी सिटीजनशिप से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, आप कितने भी बार इंडिया में आओ, कितने भी बार जाओ, लेकिन जब पहली बार इंडिया में आओगे तो फर्स्ट टाइम वीजा लेना पड़ेगा। और आप कितने भी दिन रुको यहाँ पे, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी डे लॉन्ग डेज यू वांट टू स्टे, रहो। तो ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये लोग भी हमारी सॉफ्ट पावर है ना, इनके साथ ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो ये एक चीज थी। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओसीआई समझ में आया आप लोगों को? रेज योर हैंड्स। लका, इकरा, मधुरा। समझा। ये बस क्या लिखा है आपने यहाँ पे कॉर्नर में, डायस्पोरा काइंड ऑफ इंडियन डायस आउटसाइडर जो है ना उसके ऊपर। डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब इनका इंडिया से रिलेटेड है कुछ, दे आर रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है। ओके ओके। हाँ, ठीक है। हम्म, कुछ बेसिक डिफरेंस भी है पीआईओ और ओसीआई में, ये याद रखो। पीआईओ क्या होता है मालूम है? पीआईओ एक फॉरेन सिटीजन है जो नेशन से फ्रॉम एक्सेप्ट फ्रॉम द नेशन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्ला, चाइना, ईरान। मैं इसके लिए तुमको एक चीज देखूंगा, बस देख लेना। ठीक है, ओसीआई इज अ वीजा स्टेटस, अभी के लिए बस इतना जानो। और इन लोगों के लिए स्पेशल चीज भी किया जाता है, जैसे एनआरआई है ना, एनआरआई के लिए हम स्पेशल अकाउंट्स भी देते हैं, क्योंकि ये देखो ये डॉलर्स वॉलर्स लेके आते हैं, तो इन लोगों को स्पेशल अकाउंट, स्पेशल प्रिविलेज भी मिला जाता है कि इनके बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीजें, स्कूल में एडमिशन थोड़ा आराम से हो जाए करके कोटा सिस्टम वगैरह होता है, ये सब चीजें। ठीक है, इंडिया में आप लोग को ये याद रखना है, ओसीआई, मैंने एक चीज तो क्लियर कर दी कि ना ओसीआई सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ना पीआईओ सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ओसीआई एक वीजा स्टेटस है, और पीआईओ, सॉरी पीआईओ लिखते हैं मैंने, एनआरआई, एनआरआई एक क्या था, टैक्स स्टेटस है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन दिखता है लोगों को, ओसीआई या पीआईओ डबल सिटीजनशिप है क्या? नहीं, इंडिया में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अगर ओसीआई या पीआईओ की बात थी तो आप लोग को ये समझना है कि ये दोनों फॉरेनर है, ये दोनों बंदे फॉरेनर है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एनआरआई, ही इज इंडियन सिटीजन। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, एक तो चीज ये है। अब एडवांटेजेस क्या है इंडियन सिटीजन होने के? कुछ तो एडवांटेजेस होंगे ना भाई। इफ यू आर इंडियन सिटीजन, there would be certain advantages of being Indian citizen. तो क्या एडवांटेजेस है? पहली बात, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली इंडियंस।
इंडियंस को अवेलेबल है, मतलब पूरे नहीं, कुछ कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स। प्लस अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी। ठीक है। आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में खड़े हो सकते हो, मतलब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बन सकते हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्लस सिर्फ यही नहीं, आप वोटिंग में भी खड़े हो सकते हो, इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर सकते हो। प्लस आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी माननी पड़ेगी। ये वाला पार्ट इज है। ठीक है। अब मेरे को एक चीज आंसर दो आप लोग, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, जस्ट मेरे को क्लियर हो जाए कि आप लोग को समझा है। इकरा, क्या एनआरआई वोट कर सकता है इंडिया में? यस सर। Okay. मधुरा, ओसीआई वोट कर सकता है क्या? नहीं। ओके। शाला का पीआईओ वोट कर सकता है क्या? नहीं सर। ओके ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि भाई ये सब तो मामले नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इट इज वेरी क्लियर। वेरी नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन पूल्स क्या लिखा ना, वो नहीं समझा मुझे, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई उधर। कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पूल्स में? पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो। जो जैसे कुछ पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप ही खड़े हो सकते हो, जैसे क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कोई फॉरेनर नहीं हो सकता है ना मधुरा? हाँ हाँ। ओके वो। ओके। हाँ। अब इसके बाद एक कंटेंशियस टॉपिक डील करेंगे हम, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019। द थिंग इज लाइक दिस कि इसमें कुछ उतना बड़ा था नहीं, बट कुछ लोग होते हैं ना, प्रोटेस्ट वोटेस्ट करके सब चीज बेकार कर दिया था इन्होंने। तो हम लोग को वो चीज देखनी है। नाउ आई विल शो व्हाई इट वाज रॉन्ग। इसका पर्पस ही कुछ और था। इनका पर्पस कुछ और था और इस पे पूरी चीज कुछ और बन गई। ठीक है। नाउ अब एक चीज सोचो, सिटीजनशिप एक्ट है क्या? ये ना प्रोटेस्ट बहुत हुआ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और दोनों साइड पे लोग कुछ भी बातें कर रहे थे। सिटीजनशिप एक्ट of 2019. We are discussing this because this was very contentious also. Let us see that as well. अब तुमको पता है 1947 में गाइस दो देश बने। In 1947 there were two dominions created. One was हमारा प्यारा देश। एक मिनट। अच्छा जी। Okay, just give me a minute. हम्म, एक बना हमारा प्यारा देश भारत, एक बना हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। तो थिंग वाज लाइक दिस कि अब तुम सोचो, हाँ, बाकी सारी चीजें तो बाद में, पहले ये सोचो, इंडिया में भी मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, और भी ज्यादा रिलीजन थे। 1947 के टाइम पे दो देश बनते हैं। ठीक है। और इन दो देशों में देयर वर रिलीजियस मेजोरिटी। हिंदू में, पाकिस्तान सॉरी हिंदूज इंडिया में रिलीजियस मेजोरिटी थे, मतलब ये मेजोरिटी में थे। उसी तरह पाकिस्तान में देयर वाज मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम हो गई रिलीजियस मेजोरिटी। अब तुम सोचो कि सिर्फ मेजोरिटी रिलीजन थोड़ी है वहां पे, अलग अलग रिलीजन भी तो है उस कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हिंदूज आर रिलीजियस मेजोरिटी, तो देयर विल बी रिलीजियस माइनॉरिटी ऑल्सो। रिलीजियस माइनॉरिटी भी रही होगी, मतलब बाकी सब रिलीजन के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ गए। जैसे कौन कौन आ गए, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, सिख्स, क्रिश्चियंस और पारसीस। यहाँ पे भी रिलीजियस माइनॉरिटी आ गई। यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन आ गया आपके? यहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी में यू हैव सेम बट हिंदूस। ठीक है। बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसिस।
तो हमारे जो नेहरू सर थे ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो ये हुआ कैसा, ये जो पार्टीशन हुआ था टेरिटरी के बेस पे नहीं था, ये पार्टीशन ऐसा था कि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन पाकिस्तान बन जाएगा और हिंदू डोमिनेटेड रीजन इंडिया बन जाएगा। तो इसलिए तो रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजोरिटी क्रिएट हुआ। ये जो देश बने इसमें रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिएट हो गए। हमारे जो नेहरू सर थे ना, इन्होंने एक दिन पाकिस्तान को बोला, और तुमको ये भी पता है कि ये देखो ये होते हुए बहुत रिवॉर्ड्स हुए थे जब पार्टीशन हुआ था। इस कंट्री में बहुत रिवॉर्ड्स हुए, बहुत ज्यादा लोग मरे थे, ठीक है। तो हमारे नेहरू जी वॉज देयर, और नेहरू जी को ना बहुत चिंता खाई जा रही थी कि यार ठीक है, हमने देश तो बना लिया, लेकिन नेहरू जी वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार यहाँ के ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनका क्या होगा। ही वॉज ऑलवेज इन फियर ऑफ दैट कि यार यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी का क्या होने वाला है। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये बात कन्वे की कि भाई साहब, हमको बहुत टेंशन सताया रहता है कि आप तो मुस्लिम मेजोरिटी में हो, और यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी में ये सब है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख क्रिश्चियन पारसिस। तो फिर पाकिस्तान ने भी बोला कि नेहरू जी ये सेम चीज तो हम आपको भी बोल सकते हैं कि आपके भी देश में मुस्लिम बुद्धिस्ट जैन सिख क्रिश्चियन पारसिस माइनॉरिटी में है, तो आप क्या किया जाए। तो नेहरू जी सेड यस, बराबर बात है आपकी। तो एक काम करते हैं, हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने बोला लेट्स मेक अ एग्रीमेंट। दोनों ने डिसाइड किया कि एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप अपने यहाँ के माइनॉरिटी का ध्यान दोगे, हम अपने यहाँ के माइनॉरिटी का ध्यान देंगे, ठीक है। वी बोथ साइड्स would take care minorities on both the side। हम लोग ने ये एग्रीमेंट किया, नेहरू जी, और इस एग्रीमेंट का नाम है नेहरू लियाकत अग्रीमेंट। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट में यही था कि हाँ भाई साहब, आप अपने यहाँ के माइनॉरिटीज का ध्यान देना, हम अपने यहाँ के माइनॉरिटीज का ध्यान दें, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर में आई? इज इट क्लियर टू यू गाइस? रेज योर हैंड्स, Yes. शलाका, इकरा, मधुरा। हाथ उठाओ गाइस, कम ऑन, लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। ओके, वेरी नाइस। अब इंडिया बीइंग ग्रेट नेशन, इंडिया ने अपना काम किया। इंडिया ने चीजों को जैसा जैसा रखना था इंडिया ने वैसे ही किया, ठीक है। इंडिया ने अपने देश में माइनॉरिटीज के साथ कभी ऐसा नहीं होने दिया, चाहे वो कोई भी माइनॉरिटीज हो। देखो, टू बी सेइंग, जो टसल्स दो आप देखते हो आज के टाइम पे, वो टसल्स एक्चुअली के है नहीं, दैट इज फेब्रिकेटेड वन, क्रिएटेड वंस। और इतने बड़े देश में इतने टसल्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए, बट होंगे, और तब तक होंगे जब तक आप और मैं अवेयर नहीं होंगे कि ये चीज गलत है। हमको रिलीजियस माइनॉरिटी का भी उतना ध्यान देना बनता है जितना रिलीजियस मेजोरिटी है, लेकिन ये टू साइडेड थिंग्स है। कोई एक माइनॉरिटी या कोई एक मेजोरिटी सही करे और दूसरा वाला ना करे, गलत है। हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग कि हमारे लिए दाल दिया बाटी कुछ नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोले वही राजी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करोगे, अगर इस देश में लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर रखेंगे, तभी ये देश एक आगे राह की तरफ चलेगा। देर इज नो बुक, देर इज नो अदर स्क्रिप्चर दैट इज ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको क्या बनाना है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनाना है। अब प्रॉब्लम होते थे, लेकिन इंडिया ने अपना प्रॉमिस रखा। इंडिया ने अपने देश के माइनॉरिटी का ध्यान दिया। बट पाकिस्तान से आप ट्रीट नहीं कर सकते भरोसा। लेट मी शो यू समथिंग, आई विल जस्ट गेट इट डाउन। नाउ एक मिनट ना, आई एम नॉट गेटिंग द डेटा, बट
अगर आप न्यूज़पेपर या कटिंग्स के हेडलाइंस पे जाके देखोगे ना, इनफैक्ट पाकिस्तान के ही पेपर्स पे जाके देखोगे ना, तो आपको मिलता है कि कितना रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है वहाँ पे। कितना बुरा कर सकता है कोई देश अपने ही इनके खिलाफ, वो सारी चीजें आपको मिलती है। इनफैक्ट मैं इसको वेल प्रूव्ड इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप नोटिस करना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहां पे यू विल सी कि वहां पे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी बात निभाई। इंडिया बीइंग अ नेशन, इंडिया ने रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, केयर किया। ठीक है, जो छोटी चीजें हो रही थी दैट इज अ ग्रज पार्ट, वो सही करना हमारे हाथ में, केयर किया रिलीजियस माइनॉरिटी का। और ये एग्जाम्पल मैं आपको सही बताऊं ना, तो आप नोटिस करना, हमारे यहाँ पे लोग पॉलिटिशियंस बने, हमारे यहाँ पे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे गए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद भी सर सैयद अहमद खान, उसके अपार्ट भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, एवरीवन। हम लोग ने देखा कि हमारे कंट्री पे रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे गए हुए हैं। लेकिन व्हेन यू सी पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ परसिक्यूशन करना शुरू किया। अब एक बात तुम मेरे को सीधी सी बताओ, रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ कोई देश परसिक्यूशन कर रहा है, इंडिया बीइंग अ कंट्री, क्या इंडिया को, आपको नहीं लगता कि सिर्फ इंडिया को अपनी ही नहीं देखनी चाहिए? इंडिया बीइंग अ ग्रेट नेशन, क्या इन सिटीजन्स के साथ जो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर जब मार होने लगा, जब उनको मारने लगा, जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है, द मैन वॉज बरीड अलाइव, बर्न्ड अलाइव सॉरी, तो वो चीज परसिक्यूशन होता है, उसी को आप बोलते हो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। इंडिया एज अ कंट्री, क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को बचाया जाए? इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इंडिया एज अ नेशन carries responsibility. India as a nation carries responsibility to save this executed minorities. सिटीजनशिप एक्ट में यही लिखा हुआ था। सिटीजनशिप एक्ट में बस ये लिखा हुआ था कि तीन कंट्रीज, देर आर थ्री कंट्रीज, एंड दिस थ्री कंट्रीज आर नथिंग बट, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। इंडिया ने यही काम किया, इंडिया एज अ नेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट 2019 को, और उसमें लिखा कि देखो, कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, ठीक है, पीएम स्टैंड्स फॉर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, अगर ये तीन कंट्री से आ रही है, कौन सी तीन कंट्री? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अगर कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ये तीन कंट्री से आ रही है, हम इनको इलीगल नहीं मानेंगे, हम इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। कोई भी परसिक्यूटेड इसको इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। उसमें सिंपल वर्ड में यही लिखा हुआ है। इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई एज अ नेशन, उसमें बोला कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी अगर इंडिया में आता है फ्रॉम दिस थ्री स्टेट्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अगर वो इंडिया में आता है तो हम उस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के लोगों को इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे। अब ये कौन इसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज कौन कौन है? बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसिस, हिंदूस। अब पूरा मुद्दा, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस इसी बेस पे उठाया इन्होंने कि इसमें मुस्लिम्स क्यों नहीं है। भाई साहब, पहली चीज तो ये नोटिस करो कि इसमें बात की गई है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की। अब इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पूरा लोगों ने प्रोटेस्ट किया ये बात पे कि आप मुस्लिम्स की सिटीजनशिप को हटा रहे हो अगर वहां से आएंगे। नहीं, इस पूरे एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये एक्ट तो सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को। इस एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अगर इस तीन देश से आएंगे। नहीं, इसमें बस इतना किया गया है कि आप लोग को याद है वो 11/14 वाला टर्म मैंने जो बताया, 11/14 +1 + 1, इसमें बस इतना कर दिया गया है कि कोई भी परसिक्यूटेड वो माइनॉरिटी है ना, उसको ये 11 साल की जगह 5 साल बता दिया गया है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप इंडिया में 14 ईयर्स में से 5 साल गैप में रहे हो, +1 on 1, मतलब टोटल 6 ईयर्स आउट ऑफ
15 years. Now tell me, एक माइनॉरिटी जिसके साथ इतना भेदभाव हुआ, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सब किया जा रहा है, इंडिया एज अ नेशन इतना भी नहीं करे उन लोगों के लिए? इस पूरे सिटीजनशिप एक्ट में वही लिखा है कि कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी फ्रॉम दिस ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान टू इंडिया, उसको इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो ये सेड पीरियड के लिए रहेगा, बस इतना ही किया गया है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, इट इज नो वेयर रिटर्न कि किसी की सिटीजनशिप ले ली जाएगी। नो वेयर इट वॉज रिटर्न। सिटीजनशिप टेक अवे करने की बात कहीं नहीं की गई है। लेकिन वही बात है, जिहालत के लोग हैं ये लोग, इनको समझता नहीं है। ऐसी चीज कर रहे थे, राइट विंग वाज डूइंग दिस, लेफ्ट विंग वाज डूइंग दिस, और ये लोग आपस में डिबेट बना के मुद्दा दे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज एंकर्स को भी नहीं पता है बराबर से क्या चीज थी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि कहीं पे भी यहाँ पे लिखा नहीं है कि ऐसा होगा। और दूसरी चीज, वही सेम पीरियड में जो दूसरे हैं, मतलब मुस्लिम्स मेजोरिटी फ्रॉम पाकिस्तान, मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनको भी सिटीजनशिप अलाउड है। इफ मुस्लिम्स आर कमिंग फ्रॉम दिस थिंग, इस एक्ट के अंदर नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है। मतलब ये तीनों के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए एक सेक्शन पे वाला है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान इज कमिंग टू इंडिया, उनको भी सिटीजनशिप दी जा रही थी। लेकिन उनको नॉर्मल प्रोसेस से, कौन सा वाला, 11/14 +1+1, जो 12/15 वाला था, वो वाला। और आपको एक और डेटा दे दूं, कहाँ पे एक्सक्लूजन की बात है, इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ये चीज, तो आप लोग याद रखना, ठीक है? ये जो पूरी चीज हो रहा था ऊपर, कि हमने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, इसको क्रिटिकल हॉस्टेज थियरी भी बोलते हैं कभी कभी, ये भी याद रखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल हॉस्टेज थियरी। पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया, इंडिया ने अपना नेशन की तरह काम किया और रिलीजियस माइनॉरिटी को आने दिया, जस्ट टू गिव यू सर्टन डाटा कि हाँ ठीक है, इंडिया ने ऐसा नहीं किया कि ये सिटीजनशिप एक्ट आने के बाद नहीं मिला है। सिटीजनशिप आने के बाद भी बहुत सारे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को सिटीजनशिप मिली है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज टोटल 560 मुस्लिम्स फ्रॉम दिस 3 कंट्रीज who have been granted citizenship. टोटल 560 मुस्लिम्स थे, 560 मुस्लिम्स, ये कंट्रीज थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जिसको इंडियन सिटीजनशिप मिली है लास्ट 5 इयर्स में, ठीक है? फर्दर यूपीए गवर्नमेंट और बताती है कि सिटीजनशिप 1300 हिंदूज को मिली है, सिख्स को भी मिली है, लेकिन ये नहीं है कहीं पे। तो तुम याद रखना कि ये फालतू की चीजें देख के मत, सिटीजनशिप एक्ट 2019 में कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स को नहीं दिया जाएगा। बस ये किया गया है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसीस को ये 11 साल को 5 कर दिया गया है ताकि उनको जल्दी से मिल जाए। अब कोई वहां पे मर रहा है, कट रहा है, उनके लिए तो देखो ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अगर कोई भाग के आएगा तो हमें बचाना चाहिए ना। लास्ट 6 इयर्स में 2,830 Pakistanis, 912 Afghanis, 172 Bangladeshis have been given Indian citizenship. ये भी याद रखो, ठीक है? तो कहीं पे भी सिटीजनशिप लेने की बात सिटीजनशिप एक्ट में नहीं किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? और सबसे अमेजिंग चीज तो ये बताऊंगा मैं, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लोग, पीपल वर प्रोटेस्टिंग, लेकिन तुमको पता है सिटीजनशिप एक्ट का जो रूल्स है वो ही नोटिफाई नहीं हुआ था तभी। ये पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, लेकिन इसके रूल ही नहीं होते हुए थे। इट वाज पास्ड इन 2019, लेकिन इसका रूल कब नोटिफाई हुआ पता है आप लोगों को? रूल नोटिफाई हुआ है 24 में, और पीपल वर प्रोटेस्टिंग इन 2019। भाई बिना तुम देखे कि पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं, कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे? रूल ही 2024 में हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स से जहालत लोगों की, जो लोगों को भड़काना चाहते हैं, देश में एक गरम हॉस्टाइल थियरी क्रिएट करके रखना चाहते हैं। इज इट क्लियर भाई साहब? दिस इज वेरी 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 नेसेसरी, क्योंकि ये घुमा के ही क्वेश्चन आएगा, और जो फिर फालतू की चीज करेंगे इसमें लग जाएंगे, तो तुम्हें नहीं करना है। एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो मधुरा, शलाका, इकरा, इज इट क्लियर बेटा? गाइस, Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। सर रिसेंटली न्यूज में या ऐसे पोस्ट में भी आया था कि जो ये मुस्लिम्स है उनको डायरेक्टली ऐसे सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं, जो दूसरे इस माइनॉरिटीज है उनको दे देंगे।
करेक्ट, तो उसमें वही तो लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, कि इनके लिए 5 साल कर दिया, डायरेक्ट नहीं है वो, बस वो रहने का स्टे 5 साल कर दिया गया है। बाकी मुस्लिम्स को अगर लेना है ना उस कंट्रीज के, तो उनको 11 साल वाला दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, सारे माइनॉरिटी को नहीं, सिर्फ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। इज इट क्लियर गाइस? ओके सर, यस। ठीक है, तो मतलब कैसा होता है ना, रीड बिटवीन द लाइंस इन पेपर, तब जाके आपको ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब सीए का तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी लोग बात करते हैं एनआरसी की, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब एक बात बताओ, एनआरसी तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। एनआरसी के लिए कुछ बात ही नहीं हुई कि एनआरसी में क्या। अब मेरे को तुम पूछोगे एनआरसी में सर क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके रूल्स, उसकी बातें ही नहीं पता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनआरसी, बस मेरे को इतना पता है कि एनआरसी रेफ्यूजीज से डील कर रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो तुम्हारे देश में कोई लोग इलीगल तरीके से आ गए, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मतलब क्या है पता है क्या? इसमें तुमको बस सिंपल सी एक चीज है, तुम्हारे पास लोग आएंगे और तुमको रजिस्टर करेंगे कि हाँ आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं, वो चेक करने के लिए आएंगे ये लोग। आपको इनको क्या दिखाना है? देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप अब कितने साल से इंडिया में रह रहे हो, वो सारी चीजें कोई डिटेल दिखा दो, मे बी आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, राशन कार्ड नहीं है तो मार्कशीट भी अलाउ किया है। अगर आपका मार्कशीट नहीं है तो आपके दादा का घर का सर्टिफिकेट कुछ तो रहा होगा, वो सब चीजें। इसमें कहीं भी सिटीजनशिप देने की बात नहीं है, इसमें बस इलीगल माइग्रेंट्स को भगाने की बात है। कि कोई इंडिया में अगर इलीगल तरीके से रह रहा है तो थ्रो देम अवे। थ्रो देम अवे मतलब निकाल दो। अब तुम सोचो, हमारे देश में कोई इलीगल तरीके से आके रह रहा है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो गलत है ना, वो हमें निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारे घर पे कोई भी आके ऐसे नहीं रह सकता। वो प्रॉपर तरीके से आए, जिसके लिए सिटीजनशिप एक्ट है, तो हो। लोगों ने इसका भी फालतू मुद्दा बना दिया कि रिलीजन से रहना देना, नो नो, डेफिनेटली नॉट। तो कल को जब गवर्नमेंट इसके रूल्स नोटिफाई करेगी तब हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तो गवर्नमेंट ने इसके रूल ही नहीं नोटिफाई किया, तो मैं इसको सही या गलत आज कैसे बोलूं? बात वो है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका रूल्स ही नहीं आया है तो इस पे डिस्कशन भी नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को अलग ही नाटक रहता है ना, तो देर इज लेफ्ट विंग, देर इज राइट विंग, दे विल फाइट ओवर टेलीविजन। ये नेशन वांट्स टू नो बट नेशन डजंट केयर नाउ। नेशन के पास उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पहले वो सुलझा ले नेशन, फिर देखेंगे। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद सिटीजनशिप एक्ट गाइस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारी चीजें पढ़ने के बाद ही रिएक्ट करना है आपको। यू गाइस हैव टू थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, एंड इट इज नॉट द केस ऑफ जस्ट थिंकिंग, it is also the case where you need to apply your brains. For applying that you need to work on it. Are you clear till here guys? क्या मैं यस। सारे, अच्छा वो कट ऑफ डेट भी मैं बता देता हूँ सिटीजनशिप एक्ट का। सिटीजनशिप एक्ट में ये बोला गया है कि कोई भी बंदा, ऐसा नहीं कि सारे जो आए हैं, ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भी बोला गया है कि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो एक कट ऑफ डेट के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, ऑन और बिफोर, ठीक है, जो आए हैं सिर्फ उनको ही दी जाएगी। ऑन और बिफोर आ गए हैं उन्हीं को बोला गया है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई 31 दिसंबर 2014 के बाद आया है तो उनको इलीगल माइग्रेंट करना, मतलब उनको फिर क्या करना पड़ेगा, उनको ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स को भी ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे पहले आया है कोई, तो उनके लिए ये वाला मेथड है। डेट याद रखना। ओके, इज इट क्लियर टिल हियर इकरा, शलाका, मधुरा? यस सर। सर सो सर, जस्ट इन अ शॉर्ट वे, जो भी हम लोग ने अभी पढ़ा ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 का, थोड़ा बहुत वो असाइलम से रेफरेंस भी है ना उसका, मतलब सिर्फ असाइलम सिटीजनशिप नहीं देते, राइट? नहीं, मतलब कोई अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, इंडिया में आके रुकी थी ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024, तो उसको सिटीजनशिप देने के लिए वो ईयर का टाइम कम कर दिया गया है कि आप इंडियन सिटीजन बन गए हो। ठीक है, अच्छा, ओके। क्योंकि वो वापस पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश जाएंगे तो उनको मार नहीं दिया जाएगा क्या? हाँ वही। That is the thing. ठीक है, यहाँ तक सिटीजनशिप डन, मतलब वी हैव कंप्लीटेड पूरा सिटीजन। आप लोग ने लक्ष्मीकांत पढ़ा कल जो मैंने बोला था? इकरा, हाँ हाँ सर। समझ में आया? इकरा, यस।
ओके, मधुरा? Yes, sir, पढ़ा था. ओके, शाला का? यस सर। ठीक है, ग्रेट। आप लोग अभी क्या करना मालूम, आप लोगों ने ये जो वीक में हमने किया है पूरा, इसको पढ़ लेना, सिटीजनशिप तक एक बार और पढ़ लेना। मेरे को परसों या कल के लेक्चर में याद दिलाओ कि स्पेसिंग टेक्निक बतानी है। इकरा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को याद दिलाना कि स्पेस टेक्निक बतानी है, ठीक है? कल याद दिलाना। ओके मैं कल बता दूंगा स्पेस टेक्निक क्या होती है, तो उसके थ्रू फॉलो करना। अब सिटीजनशिप तक एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, टेस्ट ले लेते हैं इस पे भी। आई वॉज वेटिंग, कल मैंने इसके लिए नहीं भेजा क्योंकि ये खत्म करना था पोर्शन मुझे। अब कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बाकी चीजें बाद में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। Okay, thank you, sir. क्या मजेदार, थैंक यू। चला गया, एनी डाउट बेटा? नो सर, बस वो आपने बोला था ना लेक्चर आप डालोगे, वो मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा। गवर्नमेंट वाला ऑफ इंडिया गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा वाला जो और स्किप वो हुआ है? हाँ हाँ। ठीक है, कल मिल जाएगा उसका लेक्चर। यस सर, थैंक यू। या, इकरा, कोई डाउट बेटा? नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो टेक्स्ट करना, बाकी जा सकते हो गाइस। ओके बाय। बाय बाय, टेक केयर।